Hello, friends. So, good evening, first of all. And I know मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराने में वीडियो बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. And okay, so we have started this chapter, atoms and molecules. और हम इसका फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, और ये एक ही वीडियो थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी एंड अपलोड की थी. इसके बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है इस चैप्टर की. एंड आज मैं इस चैप्टर को दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. So, okay, let's start. Okay, law of constant proportions. So, what is the law about? In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is 1:8. सो बेसिकली जब इधर एक वाटर कंपाउंड की बात हो रही है, वाटर को कंपाउंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें दो एटम्स मिक्स हो रहे हैं. दैट इज फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, H2O कहा जाता है, राइट, वाटर का केमिकल नेम. एंड इसमें जो हाइड्रोजन की रेशियो है दैट इज 1 एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8. ओके, ऑलवेज ये हमेशा ऐसे ही रहता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. ओके, वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर इज. ओके, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. So basically अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास तो उसमें जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा एंड 8 ग्राम्स उसमें ऑक्सीजन रहेगा आपका. ओके, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा एक ही रहेगा. ओके, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस व्हिच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. इसी लॉ को नाम दिया गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि ये एक ही रेशियो में, दैट इज 1:8. चाहे जो भी सोर्स हो वाटर का उसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही रहना है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही रहना है. ठीक है, एंड इस एक कांस्टेंट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको नाम दिया गया. नेक्स्ट, this law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. कि ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको दिया गया है चाहे जो भी सोर्स हो, ठीक है, ये प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होने वाली, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होने वाली. ओके, Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportions. So जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है ये हमें और इस लॉ को एक्सप्लेन करती है. ओके, सो हम एक एक करके डाल्टन की ये एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे. ओके, all matter according to Dalton's atomic theory, all matters whether an element or a compound or a mixture is composed of small particles called atoms. The postulates of this theory may be stated as follows. So basically Dalton की atomic theory के according डाल्टन का कहना था कि जो भी मैटर है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर का मतलब क्या, कोई भी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, उसे स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल को मैटर का नाम दिया गया था. इसीलिए चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, हर चीज पहले एक मैटर है. ओके, सो हर चीज पहले एक मैटर है, ठीक है, तो वो स्मॉल पार्टिकल से कंबाइन हुए होते हैं, दैट इज नोन एज एटम्स. एंड वी हैव स्टडीड दैट एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम्स को और तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एकदम स्मॉल साइज्ड में रहते हैं. ठीक है, पोस्टुलेट्स, अब हम इसके देखते हैं कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ था. ओके, लेट्स रीड बाय वन. All matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. So basically everything is a matter.
ओके। और हर मैटर मतलब हर चीज स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई है जिसको एटम कहा जाता है, ठीक है। सबसे छोटी एकदम छोटी चीजें जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, दैट इज नोन एज एटम। उसी को कंबाइन करके मैटर, जो चीज होगी, हर चीज देखी जाए तो वो हर चीज मैटर है, ठीक है। और वो एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम ये बात जानते हैं कि एटम्स इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब कि एटम्स इतने छोटे वो पहले से हैं कि हम उन्हें और डिवाइड नहीं कर सकते और उन्हें छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम उन एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली कोई भी एलिमेंट अगर हम ले, उनके एटम्स का जो मास है वो आइडेंटिकल यानी सेम रहेगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ हम उनका केमिकल रिएक्शन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट, atoms of different elements have different masses and chemical properties. So डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है उनके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, लेकिन जो सेम एलिमेंट है उन एटम्स के तो सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। सो बेसिकली एटम्स जो हैं वो होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को कंपाउंड बना सके। जैसे अभी हमने वाटर का एग्जांपल देखा, वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दोनों डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, होल नंबर्स में है, ठीक है, दैट इज 1:8, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ दैट ऑक्सीजन, राइट, दोनों होल नंबर्स में है। सो ये इस थ्योरी को प्रूव करती है। The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Next, numericals. So basically इन दोनों जो हमने लॉ पढ़े हैं, that is law of conservation of mass and law of constant proportions, इन दोनों के लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ओके। सो हमें न्यूमेरिकल्स को करके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी कभी ये 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन में आ जाते हैं, वैसे तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हु नोस कभी कुछ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, okay, and 11 gram of CO2 is produced. So basically ये कह रहा है कि अगर 3 gram of carbon is reacted with 8 gram of oxygen, तो 11 ग्राम ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। What mass of CO2 will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पहले लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले इसने देखो 3 ग्राम ऑफ कार्बन which reacted with 8 gram of oxygen, which gives 11 gram of CO2, ठीक है। तो 3 plus 8 that is 11, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि अगर कोई एलिमेंट कुछ मास, फर्स्ट एलिमेंट का कुछ मास है जैसे 3 ग्राम्स, सेकेंड एलिमेंट के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है उसका कुछ मास है दैट इज 8 ग्राम्स, तो जो उनका टोटल होगा, वो जो प्रोड्यूस होगा
वो उसी वो उसका मास हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है और जो सेकंड एलिमेंट का जो मास है, जो इन दोनों का टोटल होगा, वही जो आपका प्रोडक्ट आया है, इन दोनों का टोटल उस प्रोडक्ट का मास हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज. तो हम यहाँ पर वही लॉ यूज करेंगे. इसने पूछा कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन which reacted with 50 grams of ऑक्सीजन. तो सिंपल सी बात है, जब 3 के साथ 8 बर्न हुआ तो 11 बना. एक एलिमेंट का ये मास, दूसरे एलिमेंट का ये मास, तो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट आया दैट इज CO2, इन दोनों का टोटल करके इसका मास बना. तो इन दोनों का टोटल करके हमारे पास 53 ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा. आप आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा कि 53 ग्राम ऑफ CO2 कैसे हुआ. अब इसका आंसर दैट इज विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है. 5.3 ग्राम of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. Okay, the products were 2.2 gram of CO2, 0.9 gram of H2O and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with law of conservation of mass. Okay, मैंने अभी बताया पिछले में कि ये 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम आपस में रिएक्ट होके बने 11 ग्राम्स. ये फर्स्ट एलिमेंट का मास, ये सेकंड एलिमेंट का मास, इन दोनों का रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट आया उसका मास कितना होगा, इन दोनों एलिमेंट्स के मास का टोटल. ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो बेसिकली इसका मतलब क्या कि जो एलिमेंट्स हम रिएक्ट करा रहे हैं उनका मास इज इक्वल्स टू इनके प्रोडक्ट का मास. यही क्या हुआ है ना इधर. इस यहाँ पे हमें वही चीज प्रूव करनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ रोल प्ले अपना कर रहा है. तो कैसे कर रहा है, लेट्स सी. इसने बोला 5.3 ग्राम्स, ठीक है, विच रिएक्टेड विद 6 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड. और वो रिएक्शन में हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स दे रहा है, 2.2 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 0.9 ग्राम ऑफ H2O प्लस 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट. तो क्या ये एलिमेंट्स जो रिएक्ट हो रहे हैं इन दोनों के मास का सम इक्वल है, जो ये प्रोडक्ट आया है उनके मास के सम के अकॉर्डिंग, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ प्रूव होगा. तो हम दोनों का टोटल करके देखते हैं. 5.3 प्लस 6 ग्राम्स कितना होता है, 11.3. ठीक है, ये इन दोनों का निकला. अब इनके प्रोडक्ट का निकाल के देखते हैं. 2.2 प्लस 0.9 दैट इज 9 प्लस 2 11 3.1. इन दोनों का सम निकला 3.1. अब उसके साथ मैंने प्लस कर दिया 8.2 को. 8.2 को अगर मैंने प्लस किया, यस, आंसर इज 11.3. तो
एलिमेंट्स ये 11.3, ये 11.3, दोनों इक्वल आ रहा है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां प्रूव हो रहा है. दैट इज व्हाट इज वी हैव टू शो. आई होप ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? Okay. First, हमने देखा था कि चाहे कोई भी वाटर का सोर्स हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है, हमने पहले ही देखा था कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमेशा एक ही रेशियो रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता. दैट इज 1:8. ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में 1:8 में ही कंबाइन करना होगा टू फॉर्म वाटर. Now the question is कि ऑक्सीजन की अगर हाइड्रोजन गैस है 3 ग्राम्स, तो ऑक्सीजन गैस की मास कितना होना चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली? सो अब आप देखो, H2O फॉर्म करने के लिए हमें हाइड्रोजन हमेशा 1 में चाहिए और ऑक्सीजन हमेशा 8 में चाहिए. राइट. अब इसने बोल दिया है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्राम्स है, तो ऑक्सीजन आपके पास कितना होना चाहिए, वो मैंने x मान लिया. सो अगर 1:8 है, सिंपल मैथ्स तो ओके आपको आती होगी. अगर 1:8 है, मतलब इसका मास हम 1x मान लेते हैं हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 8x. जब भी तो 1:8 आएगा ना. ओके. अब इसने क्वेश्चन में दे दिया है कि मास 3 है. ठीक है, तो यहां कितना आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए कि रिएक्ट होने के बाद आपका रेशियो 1:8 ही आए? ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर ये रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, दैट इज 1:8, तो 1 को इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया. अगर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 आ जाएगा. और 3:3/24 का रेशियो हमेशा 1:8 आता है. समझ आया मैंने क्या किया? मैं इसको एक और बार समझाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा. ओके, देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा होना चाहिए 1:8. ये कभी चेंज नहीं हो सकता टू फॉर्म कंपाउंड दैट इज वाटर. ठीक है, 1:8 का मतलब क्या कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास जो है वो 8 ग्राम्स है. ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो 3 ग्राम्स है, तो आप ऑक्सीजन गैस का मास कितना लोगे कि वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए? और कंप्लीटली रिएक्शन कराने के लिए हमको इस रेशियो तक पहुंचना है
कि उनका फाइनल रेशियो 1:8 आए। ओके, अब 1:8 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3, इधर ऑक्सीजन के पास हमें उसका मास कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि वो 3 का मल्टीपल हो, तभी तो वो 3 से डिवाइड होगा ना, राइट? और अगर हमें ऑक्सीजन के पास 1 चाहिए, और सॉरी हाइड्रोजन के पास हमें 1 ग्राम होना चाहिए उसे रिएक्ट कराने के लिए, 1:8 हमारे पास रेशियो हमेशा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन का हमें पता है कि 1 चाहिए हमको, ठीक है? तो इधर हम 24 लगाएंगे, तभी तो हमारे पास 1:8 आएगा। ये 3/24, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, मिल गया हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना मास होना चाहिए ऑक्सीजन का कि वो कंप्लीटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए, राइट? तो कितना मास होना चाहिए ऑक्सीजन का? दैट इज 24 ग्राम्स, ठीक है? ओके, सो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ आया होगा। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की, 2-3 ये जो क्वेश्चंस हैं, तो आपको चीजें समझ आने लगेगी। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, मैं आगे इस क्लास की नेक्स्ट टॉपिक फिर कवर करूंगी, उसमें भी 2 to 3 डेज मुझे लग जाएंगे। ओके, एंड एक इंफॉर्मेशन कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ऐसी पूरे और वीडियोस आते रहेंगे। 8th 9th के साइंस और मैथ्स क्लासेस भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, और जल्दी मैं 11th 12th के लिए भी स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ ओनली फॉर इकोनॉमिक्स। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छी लगे, तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड अच्छे से पढ़ना और न्यूमेरिकल्स अच्छे से रिवाइज करना। ओके, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच।